नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। रेस्पिरेशन का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, उसके इस तीसरे वीडियो में आज हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के आगे अध्ययन करेंगे कि पायरूरिक अम्ल का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या भविष्य होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार से पायरूरिक अम्ल प्रवेश करता है। तो इसको लेकर आज का वीडियो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पायरूरिक अम्ल जो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद था और वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस प्रकार कोशिका द्रव्य में ही उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है आगे का, उसका अध्ययन करेंगे, जिसको हम अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए पहले अवायवीय श्वसन मानकर चलते हैं। ये हमने यही स्लाइड पिछले वीडियो में भी हमने देखी थी। इस स्लाइड का अवलोकन हमने पिछले वीडियो में भी किया था और हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक अध्ययन कर लिया है ग्लूकोज से पायरूरिक अम्ल कैसे बनते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि ये क्रिया वायवीय अवायवीय श्वसन दोनों में कॉमन है, दोनों में ही होती है ये क्रिया। वायवीय श्वसन में भी ये क्रिया होती है और अवायवीय श्वसन में भी ये क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इस क्रिया की एक और विशेषता देखते हैं कि इस ग्लाइकोलाइसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, ऑक्सीजन की उपस्थिति भी नहीं है इसमें और CO2 भी नहीं निकलती। तभी ये जो पायरूरिक अम्ल है इसका सूत्र ये ऐसा है CH3COCOH। ये पायरूरिक अम्ल है। इसमें 3 कार्बन है, इसके 2 अणु बने हैं तो 6 के 6 कार्बन अभी भी मौजूद है। अब जब ऑक्सीजन नहीं मिलती इसको तो कोशिका द्रव्य में ही इसका अवायवीय श्वसन होता है, जिससे या तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं या फिर लैक्टिक अम्ल बनता है। इसका अध्ययन अभी हम लोग करेंगे। और ऑक्सीजन मिलती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है पायरूरिक अम्ल। माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। ये आगामी स्लाइड्स में हम लोग इसको बाद में देखेंगे। तो पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो इस पर रहेगा। ठीक है, न केवल पायरूरिक अम्ल का जब अनॉक्सी परिस्थितियों में या अवायवीय परिस्थितियों में ऑक्सीकरण होता है तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड अथवा लैक्टिक अम्ल बनता है, बल्कि ये पायरूरिक अम्ल जो है एलेनिन जैसे जो आवश्यक अमीनो अम्ल है, एलेनिन जैसे जो अमीनो अम्ल है उनके निर्माण में भी ये प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि हम लोग श्वसन पर देखते हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमारा ध्यान इस पर केंद्रित रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होगा, यानी जब पायरूरिक अम्ल का अनॉक्सी परिस्थितियों में ऑक्सीकरण होगा तब एल्कोहल यानी एथेनॉल और CO2 का निर्माण कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं पहले। अब यहाँ पे किण्वन लिखा है मैंने, फर्मेंटेशन, और इतनी देर हम लोग बात कर रहे थे अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन की। दोनों पर्यायवाची शब्द ही है। आपने एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ा है कि बकनर ने जाइमेज एंजाइम के रूप में प्रथम एंजाइम की खोज की। उसने ये देखा, सबसे पहले पास्चर ने ये देखा था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट जो है वो गन्ने के रस को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। फिर बकनर ने उस ईस्ट के निचोड़ से, यानी बिना ईस्ट की कोशिकाओं के, उसके निचोड़ मात्र से यही क्रिया करके संपन्न करवाई। तो उसने कहा इसका मतलब कि गन्ने के किण्वन के लिए ईस्ट की कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसके रस की आवश्यकता होती है। और उस रस से बाद में जाइमेज एंजाइम का पृथक्करण किया गया था। ठीक है, तो
कब हम लोग अवायवीय श्वसन कहेंगे, कब किण्वन कहेंगे, ये थोड़ा सा अंतर है कि जब यह क्रिया बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है अंदर, यानी विद इन सेल, कोशिका के अंदर हो रही है क्रिया, तब तो केवल उसका नाम अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। जबकि यही क्रिया कोशिका के बाहर संपन्न हो रही है, बाह्य कोशिका की प्रक्रिया है, तब उसको हम लोग किण्वन कह देते हैं। तो ये एक बहुत ही माइन्यूट अंतर है, सूक्ष्म अंतर है। अंतः कोशिकीय प्रक्रिया है तो वो है ही अंतः कोशिकीय प्रक्रिया, तो है ही ये अवायवीय श्वसन। और ऐसा अवायवीय श्वसन जो कोशिका के बाहर संपन्न हो रहा है, बाह्य कोशिका यानी कोशिका जो सूक्ष्म जीव है वो अपने एंजाइम को कोशिका के बाहर छोड़ते हैं और बाहर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण ऑक्सीकरण करवाते हैं, वह क्रिया किण्वन है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसको हम लोग का उत्पाद के कारण से, ठीक है। ये हमारी प्रक्रिया है ही ग्लाइकोलाइसिस की। इसमें 2 ATP का लाभ होता है, साथ में एक जगह ऑक्सीकरण हो रहा था जिससे 2 NAD प्लस बदल रहे थे, NADH+H+ में बदल रहे थे। ये उसका सारांश था। हमने देखा था 2 ATP खर्च करने पड़ते हैं, 4 बनते हैं, तो कुल लाभ कितने हुए 2 ATP का, इसलिए ऐसे लिखा है। और एक जगह ऑक्सीकरण हुआ जो श्वसन का पहला ऑक्सीकरण था, श्वसन का पहला और अवायवीय श्वसन का एकमात्र ऑक्सीकरण था, जहाँ हमने देखा था कि 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन रहा था, तो वहाँ पे एक क्रिया हो रही थी, ठीक है। तो ये तो वो ग्लाइकोलाइसिस वाली ही प्रक्रिया है। अब आगे देखते हैं कि जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिली इस पायरुविक अम्ल को, तब क्या होगा। तब सबसे पहले इससे CO2 का निकास होगा। मान लेते हैं ये CO2 गया, इसका CO2 गया तो ये बचा CH3CHO, CH3CHO मतलब एथेनॉल बचा। तो सबसे पहले इसका V कार्बोक्सिलीकरण हुआ, V कार्बोक्सिलीकरण हुआ, इसलिए यहाँ पे एंजाइम जो होगा उसका नाम डी कार्बोक्सिलेज होगा, एंजाइम का नाम डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब इसका अपचयन होगा, तो वही पुनः 2 बार पहले भी आपको स्मरण करवाया था, वही चीज़ वापस केमिस्ट्री वाली बात कि आपको मैंने बताया था कि अल्कोहल जो है उसका यदि हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, और एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तब कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करवाते हैं हम, तब एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से अल्कोहल बनता है। तो ये एल्डिहाइड है, इसका अपचयन करवाएंगे, इसका अपचयन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एथेनॉल बन जाएगा। तो इसका अपचयन होगा। अपचयन के लिए हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कौन देगा, वही NADH+H+ जो बन रहे थे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए और ये वापस कन्वर्ट हो गया NAD+ में, और इससे बन गया एथेनॉल, इससे बन गया एथेनॉल। तो इस प्रकार अल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज से 2 अणु CO2 बने और 2 अणु बने एथेनॉल के, 2 अणु बने एथेनॉल के। पहले V कार्बोक्सिलीकरण होता है, V कार्बोक्सिलीकरण होता है तो ये CO2 गया, ये CO2 गया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3, ये CO, ये इतना बचा एल्डिहाइड, एथेनॉल है ना। ये अब इस एथेनॉल में 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, ये बंद टूट गया एक, तो ये बन गया CH3CH2OH।
ठीक है। अब देखते हैं लैक्टिक अम्ल कैसे बनेगा। तो उसको हमने लिखा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये हमारी मांसपेशियों में भी क्रिया होती है, तब हम उसको कहेंगे मांसपेशी अंदर होती है तब वो अवायवीय श्वसन। और यही लैक्टोबैसिलस जब दूध को दही में कन्वर्ट करता है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। यही जब ईस्ट अपनी कोशिका के बाहर अल्कोहल बना रहा है गन्ने के रस से, तब तो हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और यदि वही क्रिया उसकी कोशिका के अंदर हो रही है तब वो अनोक्सी श्वसन, केवल अनोक्सी श्वसन, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये तो वही है, पहले पायरुविक अम्ल कैसे बना था ग्लाइकोलाइसिस में, सिर्फ वही चीज़। अब इसका सीधा ही अपचयन हो जाएगा इसका सीधे ही अपचयन होना है। तो सीधे अपचयन में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुस गए, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुस गए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, डबल बॉन्ड O था तो एक बॉन्ड उसका टूट कर यहाँ पे H, एक इससे H और ये COOH। तो अपचयन के फलस्वरूप दो हाइड्रोजन आए, एक तो इधर जुड़ गया और एक इधर जुड़ गया, तो ये बन गया लैक्टिक एसिड CH3CHOH COOH, ठीक है। लैक्टिक एसिड आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसमें किरेल केंद्र है, असम्मित कार्बन है, इसलिए प्रकाशिक समावता भी दर्शाएगा, वहाँ पे भी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसे। ये बन गया लैक्टिक अम्ल। यहाँ पे एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे एंजाइम एथेनॉल या अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। इधर एक वी कार्बोक्सिलीकरण भी हो रहा था, वहाँ पे डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। तो यदि जब एथेनॉल बनता है तो पहले पायरुविक अम्ल का वी कार्बोक्सिलीकरण फिर अपचयन होता है, जब लैक्टिक एसिड बनता है तो सीधे ही पायरुविक अम्ल का अपचयन हो जाता है, पायरुविक अम्ल का अपचयन हो जाता है। इनके आप IUPAC नाम भी सोचना क्या होता है पायरुविक अम्ल का, और इस लैक्टिक अम्ल का भी IUPAC नाम आप सोचना, केमिस्ट्री में आपके है ही। ये हो गया। इसके अलावा भी कई प्रकार के किण्वन होते हैं, कभी एसिटिक अम्ल बनता है तो उसको हम बोलेंगे एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, किसी में ब्यूटायरिक एसिड बनता है तो ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। तो उत्पाद के आधार पर मुख्य रूप से दो ही है, इसलिए हमने इन दो का ही उल्लेख किया है। तो ये आपके अवायवीय श्वसन हो गया या अनोक्सी श्वसन हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑक्सी श्वसन में। अब उस पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिली है, तो पायरुविक अम्ल का आगे का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऑक्सीकरण होगा वो आगे की प्रक्रिया होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आगे की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हम लोग देखते हैं, ये आपने 11वीं में इस माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का अध्ययन किया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। जब हरित लवक की संरचना का हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में, तब भी मैंने आपको बताया था कि केंद्रक के अलावा हरित लवक या लवक जो भी होते हैं, हरित लवक के अलावा भी अन्य लवक जो है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दो अन्य ऐसे कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली से आवृत होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है, दो झिल्लियाँ। तो इसकी भी दो झिल्लियाँ हैं, ये बाहर वाली झिल्ली, इसलिए इधर लिखा है आउटर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली झिल्ली इसलिए लिखा है इनर मेम्ब्रेन। बाहर वाली झिल्ली बिल्कुल सतत है, और अंदर वाली जो झिल्ली है वो अंगुलीनुमा उभार है उसमें, जगह जगह ऐसे अंगुलीनुमा उभार है उसमें। इन अंगुलीनुमा उभार के लिए नाम क्या आता है? क्रिस्टी। अंगुलीनुमा उभारों के लिए नाम क्या आता है? क्रिस्टी। ये ऐसे इस वीडियो में बनाया गया है, उसके ऊपर ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये यहाँ पे लिखा है क्रिस्टी, नाम थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। इन अंगुलीनुमा उभार के लिए नाम क्या आता है? क्रिस्टी। तो क्रिस्टी है क्या? वैसे क्रिस्टी है ही उसकी आंतरिक झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है,
ठीक है, जो अंदर की तरफ अंगुली नुमा बाहर के रूप में उभरी हुई, उसको क्रिस्टी बोल दिया है, आंतरिक झिल्ली। अब इसके दोनों झिल्लियों के बीच में खाली जगह है, दोनों झिल्लियों के बीच में रिक्त स्थान है। उस रिक्त स्थान को हम बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अंतर झिल्लीय अवकाश। दोनों झिल्ली के बीच का रिक्त स्थान, यहाँ पे रिक्त स्थान है दोनों झिल्लियों के बीच में, उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या अंतर झिल्लीय अवकाश कहेंगे। ठीक है, अब अंदर का जितना भाग है, आंतरिक झिल्ली के अंदर वाला भाग, जिसमें ये अपने को डीएनए भी दिख रहा है, ये ऐसे डीएनए बनाए हुए इधर ग्रीन कलर के, ये अपने को दिख रहे हैं राइबोसोम्स। ये सब चीज़ें इसके आधात्री में स्थित है। आधात्री के लिए नाम है मैट्रिक्स, आधात्री के लिए नाम है मैट्रिक्स। तो ये भी मैंने आपको हरित लवक के संरचना के दौरान बताया था कि लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे के कोशिकांग है जिनका खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है। खुद का राइबोसोम 70 प्रकार के 70 प्रकार के राइबोसोम है इसके, जबकि कोशिका द्रव्य में जो होते हैं वो 80 प्रकार के राइबोसोम। स्वयं का राइबोसोम, स्वयं का डीएनए होने के कारण से ये अपनी प्रतिकृति स्वयं कर सकते हैं और कोशिका के अंदर रहते हुए अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों ही कोशिकांगों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल या सेल विद इन अ सेल कहते हैं। ये हमने चर्चा हरित लवक के अध्ययन के दौरान भी की थी। ठीक है, अब इसमें एक छोटे छोटे दानेदार संरचनाएं और दिख रही है, जिसको जूम करके ये दिखाया गया है, क्रिस्टी पर है। इसको ये भी कहते हैं कि ये लॉन टेनिस के रैकेट नुमा संरचना होता है। इसको पूरी संरचना को ऑक्सीसोम बोलते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। इसका रैकेट का जो हत्था जो होता है उसके लिए नाम आता है F0 पोर्शन, और जो शीर्ष वाला जो भाग है उसके लिए नाम आता है F1 कण। ये क्रिस्टी से चिपके रहेंगी, यहाँ पे दानेदार दानेदार बहुत सारी संरचनाएं आपको दिख रही होंगी। अब जो अपने प्रक्रियाएं हैं मुख्य रूप से दो है, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। क्रेब्स चक्र आधात्री में संपन्न होगा और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो है वो क्रिया आंतरिक झिल्ली पर संपन्न होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। स्थान याद रखने हैं, तीनों ही तीन मुख्य प्रक्रिया थी, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में, फिर क्रेब्स चक्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में मैट्रिक्स में, और तीसरी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर संपन्न होगी। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो पायरुविक अम्ल बना, वो पायरुविक अम्ल अगली जो प्रक्रिया अपनी होगी वो है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में प्रवेश कैसे करता है पायरुविक अम्ल, क्रेब्स चक्र में प्रवेश कैसे करेगा? तो उसको ये पायरुविक अम्ल सीधा प्रवेश नहीं कर सकता, सीधा जो है वो क्रेब्स चक्र में प्रवेश नहीं कर सकता। ये एक यौगिक बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने की क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और क्रेब्स चक्र की योजक कड़ी, उस अभिक्रिया को जिस अभिक्रिया उल्लेख हम लोग करेंगे उसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र की योजक कड़ी। ठीक है, लिंक रिएक्शन बोलते हैं, योजक अभिक्रिया, लिंक रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, दोनों को जोड़ने वाली अभिक्रिया। पायरुविक अम्ल अंतिम उत्पाद है क्रेब्स चक्र ग्लाइकोलाइसिस का, और जो प्रथम क्रियाकारक जो है क्रेब्स चक्र का वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर पहले बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और उसके बनने की प्रक्रिया के लिए हमने क्या नाम दिया है? लिंक रिएक्शन। ठीक है, योजक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, किस किस को जोड़ने वाली लिंक, किस किस की? ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में पायरुविक अम्ल का दो कार्य होगा।
ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ऑक्सीकरण के साथ साथ में विकार्बोक्सिलीकरण होगा। ऑक्सीकरण व विकार्बोक्सिलीकरण दोनों एक साथ होंगे, ठीक है, इसलिए लिखा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, और इसी के लिए दूसरा नाम क्या है, लिंक रिएक्शन। तो इसको देखते हैं। पायरुविक अम्ल कोएंजाइम ए से क्रिया करता है। कोएंजाइम ए, कोएंजाइम्स के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी एंजाइम्स वाले चैप्टर में, ठीक है। कोएंजाइम ए से क्रिया करेगा, इसके फलस्वरूप बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और CO2। एसिटाइल कोएंजाइम ए और CO2 बनता है, ठीक है। CO2 बना है तो पायरुविक अम्ल से CO2 निकला है, इसलिए ये हो गया डीकार्बोक्सिलेशन, इसलिए ये हो गया विकार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। साथ में यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण आपको पता है कि जहाँ जहाँ ऑक्सीकरण होगा वहाँ पे हाइड्रोजन के निकास से होंगे। हाइड्रोजन के निकास से होंगे तो हाइड्रोजन को लेने वाला कौन होगा, NAD। NAD हाइड्रोजन को लेकर बदल गया NADH+H+। तो ये क्रिया हुई विकार्बोक्सिलीकरण और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ में, इसलिए बोल दिया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यह क्रिया प्रथम अभिक्रिया है वायवीय श्वसन की, जिसमें CO2 निकलती है। CO2 मुक्त होने वाली प्रथम अभिक्रिया है। ग्लाइकोलाइसिस में CO2 नहीं निकल रही थी, ठीक है। ये पहली अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। वायवीय श्वसन की प्रथम अभिक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है वो भी यही है। ये छोटी छोटी चीज़ें कंपटीशन एग्ज़ाम में, नीट जो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो और जो आप भावी डॉक्टर बनने के लिए आप जो परीक्षा दोगे, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वायवीय श्वसन की प्रथम अभिक्रिया जिसमें CO2 का निकास होता है वो ये लिंक रिएक्शन या पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। वायवीय श्वसन की पहली अभिक्रिया जो वायु की उपस्थिति में संपन्न होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, वो भी यही क्रिया है। दो मामले में यूनिक हो गई, ठीक है। तीसरी बात करें तो वायवीय श्वसन में के दौरान दूसरा ऑक्सीकरण जो है वो यहाँ पे हो रहा है। दूसरा ऑक्सीकरण हो रहा है। पहला ऑक्सीकरण ग्लाइकोलाइसिस में हुआ था, ये दूसरा ऑक्सीकरण है, ठीक है। अब एक पायरुविक अम्ल के एक ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं, इसलिए एक ग्लूकोज के लिए ये क्रिया दो बार संपन्न होगी, दो बार संपन्न होगी। हम देख रहे हैं कि श्वसन में कुल 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, तो एक प्रकार से 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुके हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल बने और एक पायरुविक अम्ल से 1 CO2 निकला है, तो 2 पायरुविक अम्ल से 2 CO2 निकल गए। एक पायरुविक अम्ल से 1 NADH+H+ बना है, तो 2 पायरुविक अम्ल से 2 NADH+H+ बने हैं, और एक NADH+H+ से आपको बताया था 3 ATP बनते हैं, इसलिए आप इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कुल कितना फ़ायदा होगा, 6 ATP अणुओं का फायदा होगा, ठीक है। 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस में बन रहे थे, 6 यहाँ पे, तो 8 और 6 14, और पीछे कितने बचे 24, 38 ATP बनेंगे कुल, 24 ATP और बनेंगे। अब ये क्रिया इतनी साधारण नहीं है, सीधी लिखते हैं हम लोग। इस अभिक्रिया के लिए 5 सहकारक चाहिए और एंजाइम भी चाहिए, एंजाइम भी चाहिए। एंजाइम का नाम पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम का नाम पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। ये आपको बहुत बार कह चुका हूँ, जहाँ जहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है हाइड्रोजन के निकास से हो रहा है, हाइड्रोजन का निकलना डिहाइड्रोजिनेशन, इसलिए एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, साथ में क्रियाकारक का नाम। एंजाइम हो गया, 5 सहकारक चाहिए, 5 में से 2 सहकारक तो ये है कोएंजाइम ए और NAD+, इसके अलावा 3 सहकारक और चाहिए इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए, वो 3 ये रहे। एक है TPP, पूरा नाम थायमीन पायरोफॉस्फेट, थायमीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन नाम आपने सुना होगा कई बार, विटामिन B1 थायमीन। जो DNA पढ़ते हैं हम लोग, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन, वो थायमीन, ठीक है, जो पिरिमिडीन है एक प्रकार, वो थायमीन पायरोफॉस्फेट।
दूसरा शॉर्टकट में एलपी लिखते हैं, पूरा नाम इसका लाइपोइक एसिड है या लिपोइक एसिड कह दो, लिपोइक या लाइपोइक एसिड। और पांचवा जो सहकारक चाहिए वो मैग्नीशियम आयन चाहिए, मैग्नीशियम आयन। तो लिंक रिएक्शन या पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकीय विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया के हेतु 5 सहकारक और एक एंजाइम चाहिए। 5 सहकारक में एक कोएंजाइम ए, एक NAD+, एक TPP, एक LP, एक Mg2+, और एंजाइम चाहिए पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। कुल ऊर्जा का फ़ायदा कितना हुआ? 6 ATP, क्योंकि एक ग्लूकोज के लिए क्रिया 2 बार संपन्न होती है। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ये जाएगा क्रेब्स चक्र में, और क्रेब्स चक्र का वर्णन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन उसमें से आपको बताया था, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन से बड़ा प्रश्न आएगा। इसके अलावा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वायवीय श्वसन में 38 ATP बनते हैं, तो 38 में से 24 ATP अकेले उस क्रेब्स चक्र में बनने हैं एक ग्लूकोज के लिए। एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स चक्र भी 2 बार होगा। ठीक है, तो वो पूरी प्रक्रिया हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।